हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ब्लड कोएगुलेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है, जनरली आपने देखा ही होगा, तो उस इंजरी की वजह से ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। ये जो ब्लीडिंग होने के बाद स्टॉप हुई, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन होना, ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंजरी के बाद ब्लीडिंग कंटिन्यूस हमारी बॉडी से होती रहे तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक लार्ज वॉल्यूम में ब्लड हमारी बॉडी से लॉस हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी से लार्ज वॉल्यूम में ब्लड लॉस होगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशंस अकर होंगे। तो उन कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हमारी बॉडी नेचुरली ही क्या करती है कि ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसमें ब्लीडिंग होने के कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक हमारी बॉडी उस ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। वही प्रोसेस को बोला जाता है ब्लड कोएगुलेशन। और वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या ब्लड कोएगुलेशन की। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड into gel or solid forms of blood clotting। आपको पता ही है क्या कि ब्लड जो है वो एक लिक्विड कंपोनेंट है, और जब यही ब्लड लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेट में और जेल स्टेट में, उसी को बोला जाता है ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। देखो ये क्या है, ब्लड वेसल है। स्किन में किसी भी टाइप की इंजरी होगी और वो अगर स्किन के साथ साथ ब्लड वेसल को रप्चर कर दे तो वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग जब होगी तो ये ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने के बाद कुछ टाइम बाद ये ब्लीडिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। और ये ब्लड जो है यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में और जेल फॉर्म में इस स्किन के ऊपर कवरिंग फॉर्म कर लेगी। ये जो प्रोसेस है कि ब्लड लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आया, इसी को बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग है, इसमें टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वर्क करते हैं। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं कि 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं और वो कैसे सीरीज में आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी तक। तो फ्रेंड्स, ये है क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है, इसमें टोटल ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर वर्क करते हैं, और ये सीरीज में ही ऐसे आइडेंटिफाइड हैं और ये सीरीज में ही वर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर जाकर क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस पूरी तरीके से पॉसिबल होती है। तो देखते हैं हम पहले कि 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, उनका नेम देखते हैं। ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इनको न्यूमेरल नंबर में क्या किया गया, बताया गया है। जितने भी ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इन सभी को न्यूमेरल नंबर में ही लिखा जाता है और बोला जाता है। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट में क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट को बोला जाता है फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लॉटिंग फैक्टर 4 कैल्शियम, क्लॉटिंग फैक्टर 5 को बोला जाता है लेबाइल फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 6 अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, बट इसको माना जाता है क्या कि जिस टाइम पर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर 6 भी वर्क करता है। ये अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही इस क्लॉटिंग फैक्टर 6 को क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग प्रोसेस में रखा गया है। फिर है क्लॉटिंग फैक्टर 7 जिसको बोला जाता है स्टेबल फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 8 उसको बोला जाता है एंटी हीमोफिलिक, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को बोला जाता है क्रिसमस, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को बोला जाता है स्टोवर्ट प्रोवर, क्लॉटिंग फैक्टर 11 को बोला जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लॉटिंग फैक्टर 12 को बोला जाता है हेडमैन फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 13 को बोला जाता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हैं टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर, और यही वर्क करते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि इसको याद कैसे करें। इसको याद करने का एक फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ईजिली
इसको इन सभी क्लोटिंग फैक्टर 13 को याद कर सकते हैं। तो फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस some people have fallen। तो ये टोटल इन 13 क्लोटिंग फैक्टर को याद करने का एक फॉर्मूला है, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। देखो फुलिश से फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर 1, पीपल से हो गया प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर 2, ट्राई से होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग फैक्टर 3, क्लाइंबिंग से होता है कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर 4, लॉन्ग से होता है लेबाइल फैक्टर जो कि क्लोटिंग फैक्टर 5 है। 6 आइडेंटिफाइड नहीं है, आपको इसको एज इट इज छोड़ देना। 7 क्लोटिंग फैक्टर स्लोप से क्या हो गया स्टेबल फैक्टर, आफ्टर से एंटी हीमोफिलिक क्लोटिंग फैक्टर 8, क्रिसमस से क्रिसमस फैक्टर हो गया क्लोटिंग फैक्टर 9, सम से स्टुअर्ट प्रावर क्लोटिंग फैक्टर 10, पीपल से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग फैक्टर 11, हैव से हैगमैन क्लोटिंग फैक्टर 12 एंड फॉलन से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग क्लोटिंग फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से और हम 13 क्लोटिंग फैक्टर को याद कर सकते हैं। फॉलन जो भी इस फॉर्मूले का फर्स्ट लेटर है उससे हम क्लोटिंग फैक्टर को याद कर सकते हैं। जैसे फुलिश में एफ है तो उस एफ से फिब्रिनोजन, पीपल में फर्स्ट लेटर पी है उससे हम याद कर सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ट्राई में फर्स्ट लेटर है टी से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग का फर्स्ट लेटर है सी और सी से हो गया कैल्शियम, लॉन्ग का फर्स्ट लेटर है एल और एल से होता है लेबाइल। 6 अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, इसको हमें ऐसे एज इट इज छोड़ देना है। स्लोप का फर्स्ट लेटर हो गया एस और एस से होता है स्टेबल, आफ्टर का हो गया ए से हो गया एंटी हीमोफिलिक। ऐसे ही जितने भी निमोनिक्स हैं उनका फर्स्ट लेटर डिनोट करेगा क्लोटिंग फैक्टर। अब पढ़ेंगे हम ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस कि कैसे एक क्लोटिंग फैक्टर 13 प्रमोट करते हैं ब्लड क्लोटिंग को। दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सिस्टम और सेकंड होता है एक्सटेंसिव सिस्टम। ये दोनों ही क्या करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, डिफरेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे और फिर वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर दूसरे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे और एंड में जाकर फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और फिर जाकर ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड क्लोटिंग के टाइम पर ये जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं 13 ये एक्टिव होते हैं, नहीं तो ये हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब कोई इंजरी होगी तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे ब्लड क्लोटिंग की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव में और अदरवाइज ये इनएक्टिव स्टेट में मूव करते रहते हैं ब्लड में। दो पाथवे होते हैं और दो सिस्टम हम बोल सकते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सिस्टम, सेकंड होता है एक्सटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव सिस्टम वर्क करेगा जब टिश्यू इंजरी होगी, कोई भी इंजरी हुई, किसी भी टाइप की इंजरी हुई, उसकी वजह से जब टिश्यू के स्ट्रक्चर और टिश्यू डैमेज होगा तो एक्सटेंसिव पाथवे और एक्सटेंसिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे जब एक्टिवेट होगा जब ब्लड की एंडोथेलियल लेयर डैमेज होगी और हम बोल सकते हैं कि चेंज होगा, किसी भी टाइप का कोई भी चेंज होगा इन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट।
ब्लड क्लोटिंग में ये दोनों ही पाथवे वर्क करते हैं, एक्सटेंसिक सिस्टम एंड इंट्रिंसिक सिस्टम और इंट्रिंसिक पाथवे। अगर ये दोनों पाथवे ना हो तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। तो एक्सटेंसिक पाथवे और एक्सटेंसिक सिस्टम वर्क करेगा जब टिश्यू इंजरी होगी, टिश्यू में किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटी होगी इंजरी की वजह से, तो एक्सटेंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा जब ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लेयर रैप्चर होगी इंजरी की वजह से, और ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज होगा। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट इट मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अगर इनमें इनके नंबर में किसी भी टाइप की अगर कमी होती है या फिर किसी भी टाइप की चेंज प्रेजेंट होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये दोनों पाथवे एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर को। अब ये भी बोल सकते हैं, कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सटेंसिक पाथवे क्या एक साथ ही दोनों एक्टिवेट होंगे? नहीं, इन दोनों में सबसे पहले एक्टिवेट होता है एक्सटेंसिक पाथवे और एक्सटेंसिक सिस्टम। क्योंकि देखो अगर किसी भी टाइप की इंजरी होती है और जब हमें इंजरी होती है तो ब्लड वेसल तो स्किन के नीचे होती है और सबसे पहले तो स्किन की लेयर ही डैमेज होगी। तो जब स्किन की लेयर डैमेज होगी वहाँ पर टिश्यू होते हैं, टिश्यू डैमेज होगा और जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर टिश्यू के नीचे होता है ब्लड वेसल, और जब इंजरी टिश्यू को डैमेज करने के साथ साथ ब्लड वेसल को भी रैप्चर कर देगी, तो जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लेयर है वो रैप्चर होगी, और जब एंडोथेलियल लेयर रैप्चर होगी तब एक्टिवेट होगा इंट्रिंसिक पाथवे। इट मीन्स एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होगा फर्स्ट और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा सेकेंड। तो जब एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होता है तो ये डायरेक्टली एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर 3 को, ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर देगा एक्सटेंसिव पाथवे क्लोटिंग फैक्टर 3 को। ये क्लोटिंग फैक्टर 3 इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 7 को कन्वर्ट कर देता है क्लोटिंग फैक्टर 7 में, उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब ये जो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 7 है ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 में। टिश्यू इंजरी हुई, एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट हुआ, उस एक्टिवेटेड एक्सटेंसिव पाथवे ने डायरेक्टली एक्टिवेट किया क्लोटिंग फैक्टर 3 को, जिसको बोला जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी हमने क्लोटिंग फैक्टर के जब नेम पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था। तो ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है और क्लोटिंग फैक्टर 3 है, ये एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर 7 को उसके इनएक्टिव फॉर्म से। ये क्या है? क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 7 है, इसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 7 में क्लोटिंग फैक्टर 3 ने। अब ये जो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 7 है ये कन्वर्ट करेगा इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 में। अब टिश्यू डैमेज होने के बाद इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ क्योंकि ब्लड वेसल रैप्चर हुई, और जब ब्लड वेसल रैप्चर होती है तो एंडोथेलियल लेयर रैप्चर होगी, और एंडोथेलियल लेयर रैप्चर होगी तो उसके कांटेक्ट में प्लेटलेट आएगा, और प्लेटलेट एंडोथेलियल के कांटेक्ट में आने पर एक्टिवेट कर देता है इंट्रिंसिक पाथवे को। ये इंट्रिंसिक पाथवे इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 12 को कन्वर्ट कर देता है एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 12 में। अब ये जो एक्टिवेट हुआ है क्लोटिंग फैक्टर 12 ये कन्वर्ट करता है क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 11 में। क्लोटिंग फैक्टर 11 एक्टिवेट होने के बाद इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है, और जो क्लोटिंग फैक्टर 9 है ये एक्टिवेट करता है
जो क्लोटिंग फैक्टर 9 है एक्टिवेटेड फॉर्म में, ये कन्वर्ट करेगा इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 में। किसकी प्रेजेंस में? क्लोटिंग फैक्टर 8 की प्रेजेंस में। देखो क्लोटिंग फैक्टर मतलब जब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा तो ये इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 12 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 12 में। जब एक्टिवेट हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर 12 तो ये इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 11 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 11 में। ये क्लोटिंग फैक्टर 11 कन्वर्ट कर देगा इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 9 में। क्लोटिंग फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 कन्वर्ट करेगा इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 को इनटू एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10। दोनों ही एक्सटेंसिव पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे फाइनली एक्टिवेट करते हैं क्लोटिंग फैक्टर 10 को। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन कोएगुलेटिंग पाथवे, या हम कॉमन कोएगुलेशन पाथवे बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनका फाइनल रिजल्ट है वो एक्टिवेट करना है क्लोटिंग फैक्टर 10 को। अब क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद ये क्लोटिंग फैक्टर 2 को जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर 2 को एक्टिवेटेड फॉर्म में। इट मीन्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन और यहाँ पर थ्रोम्बिन। क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद एक्सटेंसिव पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेट होने के बाद ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 2 को एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 5 एंड क्लोटिंग फैक्टर 4। इट मींस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में कौन? क्लोटिंग फैक्टर 10। अब ये जो एक्टिवेटेड हुआ है क्लोटिंग फैक्टर 2, ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 2 है ये इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 1 को कन्वर्ट कर देगा एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 1 में। इसके साथ साथ ये जो क्लोटिंग फैक्टर 2 है ये एक्टिवेट करता है इनएक्टिवेटेड 13 क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेटेड 13 क्लोटिंग फैक्टर में, और ये दोनों ही मिलकर फिब्रिन एंड एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 13 ब्लड क्लोटिंग करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब भी कोई इंजरी होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के 1 से 4 मिनट के अंदर मतलब 1 to 5 मिनट में, 4 नहीं 1 to 5 मिनट में क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उसी प्रोसेस को और उसी फिनोमेना को बोला जाता है ब्लड क्लोटिंग। इसमें 2 पाथवे वर्क करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सटेंसिव पाथवे, और टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर। एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होता है जब टिश्यू इंजरी होगी, और एक्सटेंसिव पाथवे पहले एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है जब एंडोथेलियल लेयर ब्लड वेसल की रैप्चर होगी। जब एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होगा तो ये डायरेक्टली क्लोटिंग फैक्टर 3 को एक्टिवेट कर देगा। क्लोटिंग फैक्टर 3 एक्टिवेट कराता है क्लोटिंग फैक्टर 7 को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जनरली हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, और ब्लड क्लोटिंग एक दूसरे की हेल्प करकर उनको एक्टिवेट कराती है। तो जब क्लोटिंग फैक्टर 3 एक्टिवेट होगा एक्सटेंसिव पाथवे से, तो इसने जो इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट था क्लोटिंग फैक्टर 7 उसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 7 में। अब क्लोटिंग फैक्टर 7 एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर 10 को।
इधर से इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हुआ। इंट्रिंसिक पाथवे ने एक्टिवेट किया क्लोटिंग फैक्टर 12 को, क्लोटिंग फैक्टर 12 ने एक्टिवेट किया 11 को, 11 ने 9 को, और क्लोटिंग फैक्टर 9 ने एक्टिवेट किया क्लोटिंग फैक्टर 10 को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8। तो दोनों ही पाथवे ने एक्टिवेट किया क्लोटिंग फैक्टर 10 को। फाइनल रिजल्ट क्या आया कि एक्सटेंसिव पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे ने एक्टिवेट किया क्लोटिंग फैक्टर 10 को। जब क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 2 को कन्वर्ट कर देता है एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 2 में। किसकी प्रेजेंस में? क्लोटिंग फैक्टर 5 और क्लोटिंग फैक्टर 4 की प्रेजेंस में। इट मीन्स प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है क्लोटिंग फैक्टर 10 की हेल्प से थ्रोम्बिन में। जब थ्रोम्बिन बन जाएगा तो ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता फिब्रिन में। फिब्रिनोजन क्या है? सोल्यूबल होता है, इसको कन्वर्ट कर देगा इनसोल्यूबल फॉर्म में, इट मीन्स फिब्रिन में। और सेकंड वर्क ये करता है थ्रोम्बिन की इनएक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 13 को एक्टिवेट करा देता है क्लोटिंग फैक्टर 13 में। अब फिब्रिन एंड एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 13 ये दोनों मिलकर ब्लड क्लोटिंग कराते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग के बाद ब्लड क्लोटिंग होती है। ये पूरा प्रोसेस जो है 1 to 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। यह पूरा का पूरा प्रोसेस 1 to 5 मिनट में हमारे बॉडी में कंप्लीट हो जाता है। कोई भी इंजरी होगी अगर सीवियर लेवल की नहीं है, यहाँ पर हम सीवियर लेवल की इंजरी की बात नहीं कर रहे हैं, एक मॉडरेट लेवल तक इंजरी की बात कर रहे हैं, तो वो 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारे के सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, ये दोनों पाथवे एक्टिवेट होगा, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद फाइनली ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रिन में और फिर ब्लड क्लोटिंग होती है।